तो आपने नवोदय को बाकी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उससे किस तरीके से अलग पाया? तो अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि नवोदय आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। दूसरा हार्ड वर्किंग। नवोदय ने किस तरीके से रूरल एजुकेशन को चेंज किया है? रूरल एजुकेशन के लिए तो मैं कहूँगा ये एक बेंचमार्क है। इससे बेटर फैसिलिटी आई डोंट थिंक कि रूरल स्टूडेंट्स को मिल सकती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये हमें ग्रोइंग माइंडसेट रखना है। हमको फोकस करना चाहिए कि हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। पीएम के एक एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश से बहुत सारे यूनिकॉर्न निकल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमारे जो ब्रिलियंट माइंडसेट है वो तो यूपीएससी की तैयारी करने में 10 साल बर्बाद कर देते थे। वो गलत है मेरे हिसाब से कि आप 5-5, 6-6 साल लगा रहे हो। Hi, I'm Raj Satyan. I love to know your view about this episode. Please like, share and subscribe this channel नवोदय स्टॉक। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है अंकुश सर से। ही इज करेंटली वर्किंग इन नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर नोएडा। हमने इस पॉडकास्ट में बात की है रूरल एजुकेशन के बारे में। हमने इस पॉडकास्ट में बात की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। हमने इस पॉडकास्ट में बात की है लोगों को JNV के बारे में कैसे अवेयरनेस आए। सर, नवोदय स्टॉक के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप पहले गेस्ट हैं जो एज ए फैकल्टी जो नवोदय में वर्किंग है और हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि सबसे पहले मुझे आपने बुलाया एज अ फैकल्टी इस टॉप में। सो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके काफ़ी वीडियोस मैंने देखे भी हैं नवोदय स्टॉक के, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो भी हमारे एलुमनाइज हैं, इवन अब आप टीचर्स से भी पॉडकास्ट करवा रहे हैं, तो ये हमारे नवोदय की जो मार्केटिंग है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सर, आपने एज ए फैकल्टी नवोदय को कब ज्वाइन किया था? एज अ फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2020 में, जब कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन है वो ओपनिंग फेज में था, तब हमारी पोस्टिंग आई थी। और वो भी एक काफ़ी रोचक किस्सा है कि इनिशियली शायद मैं ज्वाइन ना भी करता, बट क्योंकि एक दुविधा सी थी, एग्जिस्टिंग जो मेरी जॉब थी वो काफ़ी अपीलिंग थी। मैं 1 साल तक कॉर्पोरेट में काम किया है, उसमें अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था मुझे और घर पे बैठ के काम करना होता था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता था। इजी मनी जो बोलते हैं वो मिल रहा था मुझे, बट स्टिल आई चोज नवोदय। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो बेसिकली हमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि ज्वाइन जो करना है नवोदय। मैं शायद तभी ज्वाइन करता जब हमारे आसपास की स्टेट्स में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली स्टेट आपको मिलता है। मैंने डिसाइड किया था कि अगर यहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिल जाती है तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे पोस्टिंग मिली अमृतसर में, जो कि एक गुरु का ही शहर है, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, तो काफ़ी अपीलिंग था मेरे लिए इसको ज्वाइन करना। और ऊपर वाले का मुझे लगा कि ये एक आदेश है जो मुझे कि मानना चाहिए। 14 अगस्त 2020 को मैंने नवोदय को ज्वाइन किया एज ए टीचर। आपका NVS में अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? NVS में एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा। पहले मैंने नवोदय का नाम नहीं सुना था, ज्वाइन करने के बाद ही एक्चुअली मैंने ज़्यादा जाना नवोदय को। ज्वाइन करने से पहले मैंने ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं की थी और ना ही मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज थी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है नवोदय में, जो कि हमारा ऐसा कहा जाता है कि भारत का भविष्य गांव में बसता है। तो और नवोदय का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो गांव का जो बेस्ट टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बिखेर सके। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा और एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अच्छा रहना था कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और जो हमारा विकसित भारत का एक सपना है 2047 तक, उसका एक अहम हिस्सा ये नवोदय विद्यालय हो सकते हैं। तो सर, आपने नवोदय को 2020 में ज्वाइन किया है, तो आपको लगभग 5 साल होने वाले हैं। आपको नवोदय का जो कल्चर है वो किस तरीके से इंस्पायर करता है?
नवोदय का कल्चर काफ़ी इंस्पायरिंग है। ज़्यादा तो इंस्पायरिंग इसलिए है कि यहाँ के जो एलुमनाई हैं, आप जैसे हैं, तो मैं जितने भी एलुमनाई से मिला हूँ, सभी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी से 24 घंटे भी काम करवाना है, किसी अच्छे कोर्स के लिए, तो दे आर रेडी टू वर्क। और इंक्लूडिंग टीचर्स भी, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला 5 साल में, इसमें से 3 साल में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहा, तो चंडीगढ़ रीजन जो है नवोदय का, उसके बेस्ट टीचर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो जितने भी टीचर्स मेरे साथ ट्रेनिंग्स में रहे, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि हार्ड वर्क कैसे करना है और कैसे अपना 100% देना है, और कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो हमारा NEP 2020 है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचर्स को ट्रेनिंग देना। वो जो ट्रेनिंग है उसको कैसे हम बेहतर दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्प्रूव की जा सकती है, कैसे उनके साथ इन्वॉल्व होकर उसको ट्रेनिंग देनी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली और काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस। कोई ऐसे टीचर्स जिनके बारे में आप मेंशन करना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत ही इंस्पायर किया, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा? एक्चुअली सभी से ही काफ़ी सीखा मैंने। इंडक्शन कोर्सेज होते थे, जो भी नए टीचर्स ज्वाइन करते थे। 2021 में तो कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन 2022-23 2 साल लगभग ऐसा था कि मार्च के बाद जैसे ही नए सेशन शुरू होते थे, अप्रैल और मई में, वहाँ से हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू होती थी। और कैसे अगस्त और सितंबर अक्टूबर आ जाता था हमें पता नहीं चलता था। इतना ज़्यादा वर्क होता था, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती थी, 12-12 दिन की मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती थी। तो इंडक्शन कोर्सेज रहते थे, हर एक ट्रेनिंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस टीचर मेरे साथ होता था। तो सभी से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। सारे जितने भी टीचर्स मेरे साथ एंगेज हुए, इवन पार्टिसिपेंट से भी बहुत बार सीखने को मिल जाता था। तो काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरा वो, बहुत बढ़िया। नवोदय में आपका कोई ऐसा इवेंट जो आपके दिल को छू गया हो? हाँ, जैसे अभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे, तो एक ट्रेनिंग जो हुई, बेसिकली हमारा जो इंडक्शन कोर्स था PGT-CS का, PGT कंप्यूटर साइंस का, वो चंडीगढ़ में हुआ था 2022 में जून में। जो एक्सपीरियंस था 12 दिन का, वो मेरे लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा। उसमें हमारे नेशनल अवार्डी टीचर हैं मिस्टर अमित मेहता, उनके साथ मैंने काम किया। तो वो 12 दिन का जो एक्सपीरियंस था, उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर में था। तो 25 पार्टिसिपेंट हमारे थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, फर्स्ट डे मुझे 25 के 25 के नाम याद हो गए थे। डे 1 पे मुझे सभी टीचर्स के नाम याद थे, उनके बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था, और हमने मतलब काफ़ी एन्जॉयमेंट भी किया और काफ़ी लर्निंग भी की। बेस्ट फैकल्टीज़ हमने बुलाए पंजाब यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। मतलब 12 दिन ऐसे थे जिसमें कि इनफ था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी का भी। काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। सर, नवोदय में आपको इतने दिन हो गए, तो आपने नवोदय को बाकी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उससे किस तरीके से अलग पाया? नवोदय काफ़ी मायने में अलग है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है कि रेजिडेंशियल सेटअप के स्कूल इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में एक कल्चर है डे स्कॉलर स्कूल्स का ही, कि स्टूडेंट सुबह 7-7:30 बजे स्कूल जाता है और 2 बजे 2:30 बजे वापस पेरेंट्स के पास आ सकता है। तो ये वाला कल्चर ज़्यादा है, उसी डे स्कॉलर स्कूल्स में ही हम भी पढ़े हैं। बट जो रेजिडेंशियल सेटअप है, उसमें आपको सबसे बड़ा चेंज यही दिखता है कि आप 24 घंटे टीचर्स के सानिध्य में हो। आप टीचर्स से, ये नहीं है कि 2 बजे तक ही आपको सीखना है, आप उसके बाद भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो, आपके रोल मॉडल आपके साथ ही हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, नवोदय में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि काफ़ी स्किल्स हैं जो कि कॉमन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है। आप जब वहाँ पे रहते हो उन लोगों के बीच में, उस एनवायरनमेंट में, तो आपके काफ़ी स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे अडेप्टेबिलिटी का स्किल है, आप किसी भी नवोदय के अलुमनाई को या फिर नवोदय के स्टूडेंट को कहीं भी लेकर जाएंगे, वो ढल जाएगा उस माहौल में। तो अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि नवोदय आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है। दूसरा, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, ये सब आपको नवोदय में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जो कि एकेडमिक्स आपको नहीं दे सकते। आप पढ़ के ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो कि आप नवोदय में रह के सीख जाते हैं। टीम वर्क है, वह बहुत इजीली सीख पाएंगे नवोदय में रह के, क्योंकि आपको हॉस्टल हॉस्टल में जब आप रह रहे हो, हॉस्टल एक टीम है। हॉस्टल एक टीम है, आपका जो हाउस है वो एक टीम है। तो उसमें जब आप रह रहे हो तो आप इतनी सारी एक्टिविटी करते हो, आप बेसिकली टीचर्स को चकमा भी देने की कोशिश करते हो, तो वो भी एक टीम वर्क का ही काम है। आप मिलकर ही कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो टीम वर्क आप सीख रहे हो वहाँ पे।
तो एकेडमिक से अलग अलग बहुत सारे स्किल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। नवोदय को बोला जाता है कि नवोदय फॉर अ रूरल एरिया, तो नवोदय ने किस तरीके से रूरल एजुकेशन को चेंज किया है? रूरल एजुकेशन के लिए तो मैं कहूँगा ये एक बेंचमार्क है। नवोदय मतलब इससे बेटर फैसिलिटी आई डोंट थिंक कि रूरल स्टूडेंट्स को मिल सकती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो इसका मोटिव ही है वो यही है कि बेस्ट माइंड्स को, रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ जनरल कैटेगरी और अर्बन स्टूडेंट्स भी होते हैं 25% शायद, या फिर उससे ज़्यादा होते हैं, कोई इसका पर्टिकुलर मानक शायद नहीं है, बट स्टिल जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं सबको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ये तो रेवोल्यूशन है एक तरह से। एक्चुअली में ना, हम जो टॉक शो पढ़ते हैं उसमें जो भी नवोदय के भैया दीदी लोग जो आते हैं या हमारे जो जूनियर आते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, उनमें एक जो कॉमन जो सेंटेंस है, बिकॉज हम तो उन्हें कोई स्क्रिप्ट देते नहीं है, वो अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना के लाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ से नहीं उनको पता होगा मैं हम उसमें क्या सजेस्ट करेंगे। एक चीज रहती है कि मैं नवोदय नहीं गया होता तो मैं मजदूरी कर रहा होता, मैं नवोदय नहीं गया होता तो मैं कोई ये काम कर रहा होता। मतलब नवोदय ने जो हर किसी की जो नवोदयन है उनकी लाइफ में कितना चेंज लाया है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम नवोदय में नहीं पढ़े होते तो सच में मजदूरी कर रहे होते, और आज उसमें नवोदय IAS है, आज नवोदय PCS ऑफिसर हैं, हर जगह हैं। इवन तो एक अभी रिसेंटली मुझे एक USA में एक भैया है, उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि व्हाइट हाउस में एक नवोदय ने जो गार्डन थे उनके साथ में वो प्रॉपर काम करते हैं। तो एक नवोदय वहां तक पहुंचना तभी पॉसिबल है जब वो नवोदय से पढ़ा है उनका, बिकॉज के मैं ये नहीं कहता कि बाकी स्कूल से नहीं जा सकते, लेकिन बाकी स्कूल में वो बच्चे जा ही नहीं सकते। पहला एक बात ये है कि उतनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, पेरेंट्स उतनी फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, उतने रिसोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो रूरल एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवोदय का। तो मैं खुद फील करता हूँ कि यदि मैं नवोदय में नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं उस तरीके से सोच नहीं पाता, मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो रियली मतलब ये रूरल एजुकेशन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूरल इंडिया में एक अलग तरीके की चेंज लाने वाला, चेंज मेकर, नया उदय है। हाँ, नया उदय। बिल्कुल, जो नाम भी किसी ने सोच समझ के ही रखा है कि नवोदय, तो जो भी रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका तो नया उदय ही होगा। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही बात है। और नवोदय में जो आपने अभी बहुत सारे एलुमनी से आप मिलते हो, जो भी नवोदय के एलुमनी है, तो आपने देखा होगा ना कि नवोदय का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे है? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं आप उनके साथ 7 साल बिता रहे हो और 24 घंटे आप उनके साथ ही हो। इतना समय मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिताते जितना समय आप अपने कलीग्स के साथ बिताते हो, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो जब इतना टाइम आप किसी के साथ में हो तो आप वो फ्रेंड्स वाली स्टेज से भी ऊपर उठ चुके होते हो। आप उसको ना तो क्लासमेट कहोगे, ना कलीग कहोगे, ना फ्रेंड कहोगे, आप उसको कहोगे भाई है मेरा, है ना। तो वो दोस्त वाली स्टेज से आप ऊपर जाके फैमिली बन जाते हो। तो जब आप एक फैमिली के पार्ट हो तो आपका नेटवर्क तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होना है। और एलुमनाई जितने भी हैं नवोदय के, मैं देखता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूट करने की नवोदय के लिए, कि हम नवोदय के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि नवोदय के एलुमनाइज में देखने को मिलती है। और मैं तो चाहता हूँ कि किसी तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिले नवोदय के एलुमनाइज को, जिसमें कि वो नवोदय का जो फाउंडेशन है, नवोदय का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो उसके लिए हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं। एक एलुमनाई पोर्टल का हम पहले भी है, बट उसको और बेटर करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एलुमनाई पोर्टल एक बेटर बन पाए, जिसमें कि सभी एलुमनाइज इकट्ठे आ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें हमारे नवोदय ऑर्गेनाइजेशन को। किस तरीके से उसमें हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और क्या क्या उसमें हेल्प मिल सकती है नेटवर्क की? अभी तो उसमें बेसिकली आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से विद अप्रूवल ऑफ आपके जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स, आपका जिस भी JNV से आप पास आउट हुए हैं उनके अप्रूवल के बाद आप उसको नवोदय नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, अलुमनाई नेटवर्क को। बट उसको और बेटर करने की कोशिश है। फ्यूचर में और बेटर वर्जन्स उसके आएंगे जिसमें कि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, एक सोशल प्लेटफॉर्म की तरह उसको डेवलप किया जाएगा। तो वो फ्यूचर में पाइपलाइन में वो चीज़ें हैं जो कि हमारे बातचीत चलती रहती है। वो अभी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है?
या फिर वर्किंग है? अभी उसका एक बेसिक वर्जन है जो कि आप एक्सेस कर पाएंगे। नवोदय का जो प्लेटफॉर्म है SIS करके, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसका एक पार्ट है एलुमनाई पोर्टल। तो उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी? यस, अभी भी कर सकते हैं। ओके। जैसे आपने बात की कि नवोदय में जो और कंट्रीब्यूट कर पाए उसमें कनेक्ट होके, तो अभी क्या होता है कि हमारे नवोदय की एलुमनी है, उनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है। इवन तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो स्पेसिफिक हैं, मतलब डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, डिफरेंट प्रोफेशंस के। तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो उसमें ऐसे हम कभी जैसे फेसबुक पे 2-3 लाख के ग्रुप हैं, उसमें कोई डाल दें भैया हम ऐसे किसी का एग्जाम है या फिर ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई हमें ये मदद चाहिए, आपको ऑलमोस्ट प्रॉम्प्ट आंसर मिलेगा कि इसमें ये नवोदय है, ये नंबर है, और आप सिंपल से नंबर भेज देंगे, आप बात कर लो। नवोदय में एक्चुअली में जो 7 साल रहने के पीछे जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, जो सिमिलर कल्चर है, क्योंकि आप चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी नवोदय में चले जाओ, चाहे वेस्ट के में चले जाओ, साउथ के में चले जाओ, जो जो पैटर्न है वो सब सेम है, रहने का, खाने का, पीने का। बिल्कुल। तो वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हम मिलते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि ये भैया के साथ या फिर ये दीदी के साथ मैं पहली बार मिला हूँ। 2 मिनट में ऐसे बात कर रहे होते हैं कि तीसरा बंदा कि ये बोलेगा ये तुम कितने दिन से जान रहे हो एक दूसरे को, मतलब दिस इज जस्ट लाइक, क्योंकि वो जो कल्चर है जिसमें हम हुए हैं। और जैसे बेसिकली ऐसा होता है ना कि नवोदय में जब बच्चा जा रहा होता है, जिस एज ग्रुप में जा रहा है, वो एज ग्रुप ऐसी होती है जहाँ बच्चे का पूरा करैक्टर बिल्ड होता है। तो उसकी वजह से एडोलेसेंस एज में वो जा रहा होता है और उसी टाइम पे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो वो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है दोस्तों के बीच में। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। नवोदय की ऐसी कोई 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हूँ? नवोदय की 3 चीजें अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहला तो मैं इसका मोटिव ही कहूँगा, जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्रास रूट लेवल से रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को कैटर करना और उसके ब्रिलियंट माइंड्स को पिकअप करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना जिससे कि वो वर्ल्ड में चेंज ला सकें, अपना अच्छे पोजीशन पर पहुंच सके। तो एक तो है ये मोटिव, नंबर 1। नंबर 2 पे इसका जो कल्चर है, जो कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब से ऊपर उठ के आप लोग सेम सिचुएशन में रहते हो, सेम फैसिलिटीज के साथ रहते हो, कुछ भी मतलब अलग नहीं है। मेरे ख्याल से नवोदय में आपको अपने फ्रेंड्स का कास्ट वगैरह पता भी नहीं होगा कि ये किस कास्ट का है, ऑब्वियस है ना। तो ये जो एक हार्मनी है, जिस हार्मनी में रहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सेकंड थिंग है जो मुझे नवोदय के बारे में बेस्ट लगती है। और तीसरा है कि जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप देखिए अभी नवोदय में हर एक क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाया जा रहा है। ऐसा आपको प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा अभी कि हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो। तो इस साल के एंड तक शायद ये कंप्लीट हो जाएगा कि जितने भी नवोदय में आप जाएंगे आपको सारे क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड जरूर मिलेगा। तो आपको सबसे बेटर फैसिलिटीज, मतलब इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज आपको एक स्कूल में मिल रही हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तीसरी चीज है जो मुझे नवोदय के बारे में बेस्ट लगती है। जनरली देखा जाता है ना कि नवोदय के जो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। जनरली बाकी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या जो बाकी स्कूल्स हैं उनमें ऐसा बॉन्ड नहीं पाया जाता हमको। इसका आपको एक ऐसा कारण कि जिसकी वजह से ऐसा पाया जाता है नवोदय में? तो वही ना, जो आप 7 साल सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बिताते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बिताते हो, आप उन टीचर्स के साथ भी बिता रहे होते हो। एक टीचर का टेन्योर लगभग 10 साल रहता है एक स्कूल में। तो जो 7 साल का, अगर मान लीजिए 6th क्लास में बच्चा आ रहा है तो 12th क्लास तक वो उस टीचर को देख पा रहा है, उसके साथ खाना भी खा रहा है वहां पे बैठ के, वो सेम रूम में आप खाना खा रहे हो मैस में। तो ये काफी एक बॉन्डिंग वाली चीज होती है जब आप पूरा, मतलब एक पेरेंटल फिगर हो जाता है आपके साथ में। तो जो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है वो टीचर्स के साथ बॉन्डिंग होना लाजमी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक रेजिडेंशियल स्कूल का कि आपके टीचर्स आर जस्ट लाइक पेरेंटल फिगर्स। तो वो बॉन्डिंग उसी वजह से हो जाती है। और दूसरा, जो जिस बैकग्राउंड में वो स्टूडेंट्स रहे हैं उनको कोई रोल मॉडल चाहिए, उनको नीड है अच्छे टीचर्स की। और जब आप उनको वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया नवोदय में आने के बाद, मैंने उनकी आंखों में हमेशा रिस्पेक्ट देखी है। एक अलग सा, मतलब महसूस कर सकते हो आप कि वो चाह रहे हैं कि हमसे कुछ पाना, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं कि
कुछ ना कुछ हम उनको देकर जाएंगे, लाइक गाइडेंस एंड फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। हमेशा वो इस एस्पेक्ट से वो देखते रहते हैं। ये जो रिस्पेक्ट है ये मतलब अर्न ही करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिल सकती। और वो अच्छे टीचर्स को वो रिस्पेक्ट मिलती है जेएनवी में, और वो बॉन्डिंग जो है वो अच्छे टीचर्स के साथ बनती ही बनती है। जैसे नवोदय में कई बार ऐसे होता है, हम जो रहते हैं टीचर्स के साथ, तो हम स्कूल जाते हैं, और जैसे हम बाहर के स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल में पढ़ के आए, फिर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन नवोदय में क्या है, आप उन्हीं से पढ़ रहे हो, वही आपकी हॉस्टल टीचर है, तो वही आपकी देख रेख कर रहे हैं कि आप टाइमली सो रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, बिल्कुल आप खेल भी उन्हीं के साथ रहे हो, एग्जैक्टली। तो हर चीज उन्हीं के साथ है। हाँ, ये जो खेलने वाला एस्पेक्ट आपने बताया मोस्टली जेएनवीज में रहता है। क्रिकेट के मैचेस लगते हैं कि स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर्स, तो वो भी एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी उनके साथ क्रिएट हो जाता है। हमारी टीम अच्छी थी क्रिकेट में हमारे नवोदय में, तो क्या होता था कि हमारी क्लास से 2 सर खेलते थे, 2 गए अपोजिट वाली टीम से खेलते थे, ऐसे कर करके। और सर आए संडे को, चलो खेलने चलते हैं, तो वो पूरे हॉस्टल में से बच्चों को लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए, बाकी दिन में भी। तो वो होता है ना कि हर चीज एक ही साथ कर रहे हैं, तो जो आपके पेरेंट्स वाला काम भी वही कर रहे हैं, आपके दोस्त वाला भी वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आपके गाइड वाला भी वही काम कर आपके रहा है, मेंटर वाला, बिल्कुल तो हर चीज कर रहे हैं। तो वो एक बॉन्ड बनने का रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए भी होता है कि 24/7 तो वही लोग हैं आपके साथ, जो आपकी हर वे में केयर कर रहे हैं। अब बीमार पड़ रहे हो तब भी वही आपकी केयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये रीजन होता है कि उनके लिए आपके पास जो रिस्पेक्ट होता है उनके लिए, वो एक अलग लेवल का होता है। हम जब उनके साथ मिलते तो मतलब एक अलग ही चमक होती देख के कि हाँ, लगता है कि जैसे हम मॉर्निंग में जब पीटी जाते थे, तो जब सुबह उठ के जब जा रहे हैं, वो पीटी सर आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो मतलब एक अलग ही सुकून सा मिल रहा है कि हाँ, मतलब अच्छा लगता था। मैं नवोदय में क्रिकेट भी खेलता था, तो मैं नेशनल था, तो कई बार मैं पीटी में भी कई बार पहने जाता था जब सर नहीं आते तो उससे पहले, क्योंकि फिर पीटी आती है तो उसके बाद तो तुरंत पीटी का शेड्यूल होता है, तो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा रनिंग करनी होती थी, तो मैं नेशनल खेलने जाता था, तो हम सर से पहले चले जाते थे। तो सर आके फिर सर भी ग्राउंड में पहले आते हैं, फिर वो 2-3 राउंड कर रहे हैं, तब वो विजिल कर रहे हैं, को उनको भी अपना फिजिकल पे देखना होता है। यही चीजें हैं जो नवोदय में बच्चों को और टीचर्स को एक साथ लाती है और उनके बीच में एक अलग लेवल का बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल। नवोदय कई बार आपने सुना होगा, जैसे नवोदय नेटवर्क में बात होती है, आप टीचर्स में भी सुनते होंगे कि नवोदय एक स्कूल नहीं है, नवोदय क्या इमोशन है। सो डिड यू फील लाइक दिस, और आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, देखिए नवोदय तो इमोशन है ही, और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे तो अभी 5 साल ही हुए हैं, इस इमोशन को मैं फील कर पा रहा हूँ। आप तो 7 साल रहे हो यहाँ पे, तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे से इस इमोशन को समझ पाते हो। तो नवोदय एक इमोशन है, ऑब्वियसली एक इमोशन है, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये इमोशन वेरी इंपॉर्टेंट। एलुमनी है जो नवोदय के, और उनमें क्या होता है, जैसे आप नवोदय का नाम सुनते हो, आप अलग अलग लेवल का आपके जोश आ जाता है। आप कहीं वर्किंग प्रोफेशन हो, कहीं गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी हो, तो आप पूछ रहे हैं नवोदय से, तो अच्छा अलग बात है, चल चल मेरे साथ चल। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ, मेरा दोस्त है एयरफोर्स में, तो उसकी मुझे कॉल आई, वो मेरी टीम में कंट्रीब्यूट करता रहता है, तो ऐसे ही मतलब एक कोई ऑफिसर थे एयरफोर्स में, तो वो भैया थे वहाँ के केरला की तरफ के, तो ऐसे ही बात हो रही थी। वो जैसे कई बार होता है ना, जो आर्म फोर्सेस में बीच बीच में कुछ पार्टियां होती हैं आपस में, तो ऐसे ही बात होती है, तो जो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स सब लोग एक साथ बैठ के वो पार्टी एंजॉय कर रहे होते, तो ऐसे ही वो ऑफिसर सुना रहे दूसरों को, एयरमैन्स को, कि मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, वहाँ ऐसा होता था, हम रात में ऐसे करते थे। तो अचानक से एक लड़के ने बोला कि नवोदय से तो एक सर है हमारे साथ, तो वो मेरा दोस्त था विवेक, तो उसको कौन है बोला उसको, तो अभी वो आ गया बैठ के आके, नवोदय से जो भैया है वो और ये मेरा दोस्त बात करने लगे, खूब सी बात कर रहे हैं। अब बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रही, तो ऑफिसर बोल रहे तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वो समझ रहे है ना। अब फिर बाद में कह रहे हैं कुछ बोल मत लेना इसको। नहीं, सही बात है ना, आप जितने भी नवोदयंस है सबका एक्सपीरियंस सेम रहा है, सेम चीजें एक्सपीरियंस की हैं, सेम तरह से रहे हैं डोमेट्रीज में,
तो वो एक रिलेटेबिलिटी वाला एंगल आ ही जाता है। आप कहीं भी मिलेंगे किसी भी नवोदयन से तो आपका वो रिलेटेबिलिटी वाला एंगल रहेगा, और एक सेकंड में आप मतलब जैसे ही आंखों से आंखें मिलती हैं कनेक्ट। आपका वो कनेक्शन फील होगा आपको कि हाँ इसने भी वही सब कुछ फील किया है, महसूस किया है, इसका भी एक्सपीरियंस सेम रहा है जैसा मेरा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक कनेक्ट रहेगा आपका। आपने नवोदय में इतनी सारी चीजें देखी, मतलब उसका जो कल्चर है, टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में एक बॉन्ड है, एक इमोशंस, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ यार काश मैं भी नवोदय में पढ़ा होता? अगर देखा जाए कि अगर मैं नवोदय में पढ़ा होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, किस तरफ जाती, बट एक दो चीज़ें हैं जो अगर मैं सोचता हूँ, कभी मैंने एक म्यूज़िक टीचर्स के साथ हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, मतलब जिसमें इंडक्शन कोर्स था म्यूज़िक टीचर्स का 12 दिन का, तो उसमें मैं एज ए कोऑर्डिनेटर था अमृतसर में। तो उस दौरान मुझे फील हुआ कि जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ रोहतक में, उस प्राइवेट स्कूल में हमारे जो म्यूज़िक टीचर होते थे वो बेसिकली 5-6 गिने चुने बच्चों को ही इक्विपमेंट टच करने देते थे। हारमोनियम तक मैंने आज तक टच नहीं किया स्कूल में। तो नवोदय में आपको फुल फ्रीडम है मेरे ख्याल से कि आप किसी भी म्यूजिक इक्विपमेंट को ट्राई कर सकते हो, बजा सकते हो। तो ये एक चीज़ है जिस वजह से मैं सोचता हूँ कि यार शायद मैं नवोदय में पढ़ा होता तो शायद मैं एक अच्छा म्यूजिशियन ज़रूर होता, और चाहे कुछ हो जाए ना हो। मैंने जनरली जितना भी आपसे बात किया है, मैंने आपको देखा है, तो मैंने फील किया है कि यू आर सो पैशनेट अबाउट एजुकेशन एंड रिफॉर्म एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। सो ऐसी क्या चीज है जो आपको एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में एक इनोवेशन रिफॉर्म लाने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि जब इंसान अपनी एडोलेसेंस एज में होता है, जैसे अभी आपने बताया कि जब नवोदय में स्टूडेंट आता है तो वो एडोलेसेंस एज में होता है, और उसी एज में उसका एक दिमाग जो होता है उसमें एक मिशन डेवलप हो रहा होता है। कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट करेंगे कि जब इंसान जब 17-18 साल की एज में होता है, 19 साल की एज में होता है, तो वो सोचता है कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं भारत को बदल दूंगा, मैं एक नए रेवोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ये सब। तो हमारे दिमाग में भी ये सब चलता था उस टाइम पे, और मैं ये सोचता था, मतलब डिस्कशन वगैरह जो भी डिबेट्स वगैरह होते थे, फेसबुक उस टाइम पे नया नया आया था, तो मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ फेसबुक पे कमेंट बाजी करता था लोगों से, मतलब बहस वहस करना, बहुत कुछ। तो बहुत सारे इंडिया के जैसे मुद्दे हैं, जैसे करप्शन उस टाइम पे बहुत चल रहा था। 2012 में मैंने 12th की, तो उस टाइम पे करप्शन का मुद्दा चल रहा था, बहुत ज़्यादा बूम था कि करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो इस तरह से बातचीत होते होते, डिस्कशंस होते होते अल्टीमेटली निकल के ये आता था, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुकेशन है। आप सोचो इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन एजुकेशन से निकल सकता है। अगर लोगों को पता होगा कि पॉपुलेशन बढ़ना एक प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, तभी तो वो रोक पाएंगे। एजुकेशन से पॉपुलेशन का सोल्यूशन आ गया। करप्शन का सोल्यूशन मोरल एजुकेशन करप्शन का सोल्यूशन है ना। इसी तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम बता दीजिए जो इंडिया में आज के टाइम में है, मैं उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से एजुकेशन पे ले आऊंगा। तो दैट्स वाई एक ऐसा इमेज बनती चली गई, एक माइंडसेट ऐसा क्रिएट होता चला गया कि अल्टीमेटली आपको अगर चेंज लेकर आना है तो वो एजुकेशन के थ्रू ही आएगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कभी ना कभी कि एजुकेशन फील्ड में आऊँगा मैं, बट ये जो नवोदय की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली 2020 में ज्वाइन करने की, तो उसको मैंने ग्रैब किया। और वही जैसा मैंने बताया, उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा डाइसी था, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, अपने करियर ग्रोथ के लिए तो वो बेटर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम करना और कुछ ना कुछ अपने कंट्रीब्यूट करना इंडिया को ग्रो करने के लिए, तो वो एंगल था कहीं ना कहीं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन मैंने रखी थी कि इन स्टेट्स में अगर आता है तो मैं ज्वाइन करूंगा, तो वो आदेश था कहीं ना कहीं, तो ज्वाइन किया मैंने। पॉपुलेशन जो कम हो रही है अभी, आपको पता है थोड़े दिन पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी से डिक्लाइन करने लगी है। अच्छा। हाँ, और इस पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं कि जो पॉपुलेशन का कम होना दिक्कत है वर्ल्ड के लिए, और मैं खुद भी यही मानता हूँ कि पॉपुलेशन मतलब रिसोर्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त के साथ थोड़ी मतलब चल रही थी मेरी डिस्कशन इसी के रिगार्डिंग, मैंने कि ये हो गया प्रॉब्लम, जो पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी रशिया में आप देखो, रशिया में पॉपुलेशन कम है, उस तरीके की वजह से अभी रिसेंटली रशिया ने 1 मिलियन ऐसे बोला कि इंडिया के मुझे कम से कम 10 लाख लोग चाहिए, यहाँ के जो काम वगैरह नहीं देखो, काफी कंट्रीज में पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम नहीं होगी,
मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉब्लम है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हम, ये कह सकते हैं। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, एक तरह से बेनिफिट भी है उसका। अब जितना भी दुनिया का मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया हो गया, तो वो इसी वजह से हो पाया कि पॉपुलेशन थी इंडिया के पास, सबके हाथ में फ़ोन आया, सबके हाथ में रिसोर्सेज इक्वल आ गए, फ़ोन नेटवर्क आ गया, मोबाइल नेटवर्क। बड़ी मार्केट होने से फायदा क्या है सर? बड़ी मार्केट होने से बहुत फायदा है। नहीं मतलब बड़ी मार्केट से फायदा होने से तो उसका फायदा है ना जो कंपनी है, लेकिन हमारे देश में कोई दूसरी कंपनी आ रही है, वो रिसोर्स तो यहाँ से यदि हम परचेज कर रहे हैं उनका, तो वो तो मनी बना के ले ही जा रही है। जब आपके पास परचेजिंग पावर होती है ना, जब आपके पास बड़ा मार्केट होता है, तो आपके पास नेगोशिएशन पावर आ जाती है। अब जैसे इंडिया को आप देखो, एलोन मस्क की टेस्ला को आना था इंडिया में, 2000 से लगा था। इंडिया ने क्या कंडीशन रख दी, भाई मेड इन इंडिया करोगे तभी आ पाओगे, वैसे नहीं आने देंगे। और फिर भी वो कोशिश करता रहा, अदरवाइज वो कह सकता था कि नहीं आ रहा मैं, क्या दिक्कत है, बाद में तुम खुद ही कहोगे, मुझे बुलाओगे, अगर पॉपुलेशन कम होती तो। बट क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की और मार्केट इतना बड़ा है, तो आप कंडीशन रख सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई ये कंडीशन मानो तब हम आपको आने देंगे, अदरवाइज आने नहीं देंगे। तो ये बेनिफिट है पॉपुलेशन का। वो मेड इन इंडिया होगा तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। बिल्कुल, वही मेन रीजन वही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला ही रीजन है। अब देखो आप, हर दूसरा आईफोन वर्ल्ड का इंडिया में बन रहा है। अब आईफोन जो बना रहे हैं वो इंडियन से तो बना रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, उसमें कैसे पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, कहाँ से पार्ट्स आ रहे हैं। अब उनमें से कोई एक वर्कर उठ के खड़ा हो जाए, मैं अपना आईफोन से भी बेटर फोन निकाल रहा हूँ। यस, और ये चाइना में हुआ है। हाँ, ये चाइना में यही हुआ है। हाँ, चाइना की जो आज पूरे मार्केट को सेल फोन में डोमिनेट करके बैठे, जैसे वन प्लस, बहुत सारी कंपनियां। क्यों कर पाए वो? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहले ही पहुंच गई। उनके आईफोन कितने टाइम से चाइना में बन रहा है, चीप लेबर की वजह से, और वो चीप लेबर का उन्होंने फायदा उठाया। उसी चीप लेबर में से कुछ लोग निकल के आए जिनको कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज होगी, उन्होंने अपना नया ब्रांड लॉन्च कर दिया। अब तो कितने सारे ब्रांड हैं, कितने सारे चाइनीज ब्रांड है। तो इंडिया में वो चीज़ नहीं हो पाई, अब धीरे धीरे हो रही है। हाँ, जो आपने बताया कि यूएसए में जो 3 में से एक फोन मेड इन इंडिया है, तो ये अभी इस तरीके से बाकी भी चीजें होती रहेंगी तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो होगा ही। और इंडिया में टैलेंट की तो कभी है नहीं, तो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लोग सीखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एक तबका ये भी उठ सकता है कि हम ये चीज मैं खुद का खड़ा कर सकता हूँ, ये चीज मैं अपनी खुद की बना सकता हूँ। हमारा जो देश है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में बहुत अच्छा है। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज। सर्विसेज, आईटी में कहीं भी आप देखोगे इंडिया का नाम आता है। आईटी कंपनी बहुत अच्छी अच्छी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी आपको जो कि सॉफ्टवेयर पार्ट पर काम कर रहे हैं, सर्विसेज पार्ट पर। और प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर वाला, उसमें तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया की, है ना। एग्रीकल्चर के मामले में तो इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से काफ़ी ग्रो ही कर रहा है और आने वाले टाइम में भी ग्रो ही करेगा। कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम भी है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट स्टिल अगर उनको बेटर टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो वो एक्सपोर्ट के माध्यम से और स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाई जाए उनकी फसल को रखने के लिए, तो ये 60% ऑफ पॉपुलेशन ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी दे सकती है इंडिया को, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े और स्टोरेजेस की फैसिलिटी हो, जो कि नहीं है फिलहाल। बट जहाँ पे प्रॉब्लम है अभी इंडिया में, जिस सेक्टर में हम ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। हाँ, ऑफिस है ना, जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो वो सेकेंडरी सेक्टर पे काम कब होगा, जब बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएंगी। और अब देखो ना, जितनी भी मशीन्स हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, इंडिया में कितने बनते हैं? बहुत कम बनते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रही है, तो रीज़न उसके पीछे यही है कि सेमीकंडक्टर इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कंप्लीटली इंडियन मेड मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। अभी मेड इन इंडिया लिख तो देते हैं मोबाइल पे, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं होता, उसके जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ असेंबल हो रहा है, ताइवान से और कोरिया से आ रहे हैं, है ना, तो वो असेंबल्ड इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया वो बोल सकते हैं उसको। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर अभी ग्रो करना है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, तो आपको लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टूडेंट के एजुकेशन नीड को फुलफिल करने में सक्षम है? स्टूडेंट की एजुकेशन नीड, आपने एक वर्ड यूज किया, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि स्टूडेंट की एजुकेशन नीड है क्या, है ना। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया हूँ आज के स्टूडेंट्स को, तो उनकी एजुकेशन नीड ये है कि उनको पैसिव लिसनर ना बनाया जाए,
ठीक है, बहुत जल्दी आप देखो ना, जो रील्स की वजह से उनका जो फोकस करने का टाइम है वो कम हो गया है। अटेंशन अटेंशन स्पैन काफी रिड्यूस होता जा रहा है। और उसको मैं अटेंशन स्पैन नहीं, उसको थोड़ा सा वो भी दूंगा कि उनको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज है पहले से, एटलीस्ट उनको ऐसा लगता है। ठीक है, जो नए वाली जनरेशन है, और लगता नहीं, मैं कहूंगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स में हमसे ज्यादा नॉलेज है उनको, क्योंकि वो उनको शुरुआत से इंटरनेट का एक्सपोजर मिला है। तो उनको जब भी यार थोड़ा सा भी बोरियत लगने लग जाएगी ना, उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मुझे पहले से पता है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एक सेकंड लगता है, जब उनको एक सेकंड के लिए फील हो गया ना कि ये चीज़ मुझे पहले से पता है, ये तो बकवास बात कर रहा है, इसको तो सब जानते हैं, तो वो डिस्कनेक्शन आ जाएगा उनके अंदर। तो उनकी आज के टाइम में नीड क्या है कि जो चीज़ें उन्हें इंटरनेट पे मिल जा रही हैं, जो चीज़ें उन्हें एआई बता दे रहा है ना, वो चीज़ें वो एक इंसान से क्यों सुने। आपके सामने जो इंसान बैठा है और वो वही चीज़ें बता रहा है जो कि उसको इंटरनेट से पता चल सकती है, तो वो उस इंसान को नहीं सुनना चाह रहा आज के टाइम में। वो इंसान मतलब टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके दिमाग में हमेशा यही रहेगा, ये चीज़ें तो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आज के टाइम में मेरे ख्याल से टीचर्स को चेंज होने की रिक्वायरमेंट है, जिसपे कि एनईपी भी फोकस करता है बाकायदा। एनईपी कहता है कि टीचर को पैसिव रोल में आना चाहिए और स्टूडेंट को एक्टिव रोल में रखना चाहिए। अभी तक का लेक्चर मेथड क्या कर रहा था, टीचर जो है वो एक्टिव रोल में था, है ना। टीचर क्या है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स पैसिवली उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बस यही काम है ना स्टूडेंट्स का। तो पहले वाले लेक्चर मेथड में तो देखने और सुनने से वो पैसिव रोल में चले गए, और टीचर एक्टिव रोल में उसको याद कर करके और लिख रहा है। तो एक्चुअल में प्रिपरेशन किसकी हो रही है, टीचर की हो रही है। टीचर का वो रिवाइज होकर रट जाता है सब कुछ उसको, लेकिन स्टूडेंट पैसिव रोल में है तो उसको रिकॉल करना पड़ता है, फॉरगॉट हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एनईपी हमारा 2020 जो है वो उस नीड को इस तरह से कैटर कर रहा है कि स्टूडेंट को एक्टिव रोल में लाया जाए और टीचर पैसिव रोल में जाए। पैसिव रोल का मतलब ये नहीं है कि टीचर को ध्यान नहीं देना बच्चों पे, पैसिव रोल का मतलब ये है कि स्टूडेंट से काम करवाना है। एक्चुअल काम स्टूडेंट करेंगे, टीचर उनको गाइड करेगा, मेंटर करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सोल मुझे समझ में आया, जो मॉडर्न टीचिंग है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो इस तरह से काम करती है। और अल्टीमेटली जितना मैंने टीचर्स को पढ़ाया है, सिखाया है, 3 साल में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैंने बिताए हैं, तो मुझे यही समझ में आया कि अगर इस चीज को अडॉप्ट करते हैं टीचर्स, तो उनका काम घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ऑब्वियस है, वैसे रोल में आ जाएंगे। आपको सिर्फ सुपरवाइज करना है, आपको सिर्फ टास्क देना है और उसको मॉनिटर करना है, उसके रिजल्ट्स का आउटकम को देखना है। तो अगर आप ढंग से उस चीज को करेंगे तो आपका काम रिड्यूस हो जाएगा और इम्पैक्ट बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको लगी हो ये बेस्ट है? एक तो मैंने आपको ये बता दी कि टीचर इन अ पैसिव रोल, टीचर एज ए फैसिलिटेटर बोलते हैं उसको। आप सर्च करेंगे एनईपी में टीचर एज ए फैसिलिटेटर, तो आपको यही सब मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट है जो लैंग्वेज पे जो फोकस है। हमारा इनिशियली जो फोकस रहता था, आप पास्ट में एजुकेशन देखेंगे या अभी भी सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि इंग्लिश इज सुपीरियर लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये चीज़ कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं, और आप देखेंगे इंडिया में ही इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि आपकी बेसिक जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश में हो रही है। अब देखो बच्चों को 59, 69, 79, 89 में फ़र्क नहीं पता। आप हिंदी काउंटिंग पूछेंगे तो बच्चे प्राउड फील करते हैं कि मुझे हिंदी काउंटिंग नहीं आती। तो ये जो एक सोसाइटल नॉर्म बना हुआ है ये काफ़ी गलत बना हुआ था। तो एनईपी 2020 में क्या कर रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन जो भी रहेगी वो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें रहेगी। एनईपी 2020 का ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है। जो फॉरेन लैंग्वेज है वो बाद में इंट्रोड्यूस होगी। फॉरेन लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको बेस बनाना और उसी में पूरी एजुकेशन होना, दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो उसको शुरुआत में हम बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं, और रीजनल लैंग्वेज में ग्रैस्प जो कर पाता है बच्चा वो ज़्यादा कर पाता है। ये रिसर्च प्रूवन रिसर्च है, जो कि ग्रैस्पिंग पावर वो रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम अगर शुरुआत से रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं बच्चे को और साथ ही साथ इंग्लिश को लेकर चलें, या फिर बाद में फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जर्मन और फ्रेंच एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एस्पेक्ट है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन।
तो आप इसको थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे काउंट कर सकते हैं, बट थर्ड में ही दोनों इंक्लूड कर देता हूँ मैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो एनईपी कहता है कि देयर इज नो बाउंड्रीज बिटवीन सब्जेक्ट्स। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको मैथ उसका इनसेपरेबल पार्ट है ना। इसी तरह से आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो दूसरे सब्जेक्ट वो टच करेगा कहीं ना कहीं, ओवरलैपिंग होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, आपको अगर वेन डायग्राम बनाना है तो अगर मैथ का वेन डायग्राम ये है तो इसको इंग्लिश वाला वेन डायग्राम उसको ओवरलैप करेगा। इसी तरह से लैंग्वेज वाला कुछ भी कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमने पहले क्या था, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, स्ट्रीम्स बना रखी थी, जो कि आज भी चल रही है। तो इन स्ट्रीम्स को धीरे धीरे खत्म करने के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं कि स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ सके और हर सब्जेक्ट अपने आप में दूसरे सब्जेक्ट से मिला हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट है तो मैं इसी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा सिर्फ। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। देयर इज नो बाउंड्रीज बिटवीन सब्जेक्ट्स। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तीसरा एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन आ गया, कोलैबोरेशन आ गया, जो हम बात कर रहे थे, कुछ उनमें से जेएनवी में अपने आप सीख जाता है बच्चा, बट काफ़ी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन को आपने सीख लिया अच्छे से तो आपको बाकी स्किल्स धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले सिखाना चाहिए। और कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब दुनिया भर की हैं। एनईपी ये भी कर रहा है। हमारी जो एजुकेशन की डायरेक्शन थी वो पहले जॉब स्पेसिफिक थी, कि मतलब आपको सिखाया ही ये जा रहा है कि आपको पास आउट होने के बाद आपको 12th जब आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आप जॉब करेंगे। अभी तक भी यही चल रहा है, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बोलते हैं उसको। तो ये जो स्किल्स हैं ये जब आप सीखेंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन, नेगोशिएशन और टीम वर्क, और आगे आपका मल्टीपल स्किल्स हैं। आप वो चार्ट लगा सकते हो, सीबीएसई ने एक चार्ट निकाला हुआ है, 12 स्किल्स हैं उसमें, 21st सेंचुरी स्किल्स बोल के उसको कहते हैं। जो 12 स्किल्स हैं उस पर जब आपका फोकस बढ़ता है तो आपके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको चैप्टर रटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये स्किल्स हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन स्किल्स को टारगेट करता है। एनईपी 2020 भी इस चीज़ पे बात करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये हमें ग्रोइंग माइंडसेट रखना है, बात करनी है। तो आप इसको कितना ज़रूरी समझते हैं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा नहीं हमारे। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखनी है तो वो जॉब वाला माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। अभी तक भी आप देखो ना, सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी होती है। मतलब कोई भी एक जॉब निकलती है, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अगर पीएचडी वाला क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। हमको फोकस करना चाहिए कि हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। बट एंटरप्रेन्योरशिप में एक रिस्क होता है हमेशा ही, और उसके लिए गवर्नमेंट लोन्स वगैरह लॉन्च कर रही है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट भी है और लोन्स वगैरह भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये एजुकेशन की डायरेक्शन पहले तो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना सिखाना चाहिए हमारे स्कूल्स में। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितना सपोर्ट मिले इस चीज़ को, कि नए नए जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जितना सपोर्ट किया जा सके उतना बेटर है। तो फ्यूचर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इंडिया से क्यों नहीं निकल सकती, ओपन एआई जैसी कंपनीज इंडिया से क्यों नहीं निकल सकती? तभी निकल पाएंगे जब आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करेंगे। अभी शुरुआत हो चुकी है। आज के जो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो कि फ्यूचर में काफ़ी बड़े मतलब वर्ल्ड वाइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए हमको। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं तो एक आता है कि इसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क नहीं, तो अभी रिस्क फैक्टर तो रहेगा, लेकिन यदि हम उसके बारे में ना सोचेंगे तो हम उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो हमें रिस्क लेना तो सीखना पड़ेगा या रिस्क लेना पड़ेगा। इवन तो गवर्नमेंट को भी उस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। सोसाइटी होती है कि जो बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसको उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करती, और एक गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए तो आपको अलग लेवल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो सोसाइटी का भी तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो वो सोसाइटी में मैं वही कह रहा हूँ, चेंज कहाँ से आएगा? एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन में जब हम ये चीज़ सिखाने लगेंगे कि एंटरप्रेन्योर बनना इंपॉर्टेंट है और उस डायरेक्शन में उनको स्टडीज़ को लेकर जाएंगे, तभी वो सोसाइटी में चेंज आएगा।
अभी आपने सोसाइटी की बात कर ही दी, तो सोसाइटी में चेंज कहाँ से आएगा? एजुकेशन से। अल्टीमेटली निकल के वही आएगा कि रूट कॉज इज एजुकेशन। सोसाइटी में अगर कुछ भी आपको चेंज लाना है, एजुकेशन को सुधार दीजिए, एजुकेशन को अच्छे डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, तो वो बेटर हो जाएगा। आप इस पे क्या सोचते हैं कि बहुत सारे मतलब आईआईटी और आईआईएम इन सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईटी के बाद फिर यूपीएससी में बैठते हैं, अपने 3-4 साल लगाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। रादर देन उन्हें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, क्योंकि आप इतनी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ के, क्योंकि इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट है फॉरेन में, वहाँ से एंटरप्रेन्योर निकलते हैं, वहाँ से हेलन मस्क और बाकी इस तरीके के लोग निकले हैं। हम उस माइंडसेट को वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट भी नहीं चेंज कर पा रही हैं, जो जॉब माइंडसेट है। क्या सोचते हैं आप उस पे? हाँ देखो, जो माइंडसेट को तो बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि आईआईटीज और आईआईएम से अगर यूपीएससी में कोई जाता है, तो वो मुझे लगता है कि बुरी बात नहीं है, वो तो बल्कि और ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बेस्ट माइंड्स, आपके कंट्री के बेस्ट माइंड्स, बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वाले जो लोग हैं, वो अगर गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप ओवर क्वालिफाइड हो, जब आप पीएचडी आपने कर रखी है और आप चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो सही डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। वो सिर्फ किस लिए अप्लाई कर रहा है? क्योंकि उसको रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है, या फिर उसको जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही, या फिर उसने पीएचडी जो की है वो ठीक से नहीं किया। ही डजंट डिजर्व दैट पीएचडी, मे बी दैट माइट बी द रीजन। अभी एक जो हमारे पीएम के एक एडवाइजर हैं पीएमओ में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मतलब कुछ महीने पहले, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारे यूनिकॉर्न निकल सकते हैं, जितने निकले उससे भी कई गुने ज़्यादा निकल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमारे जो ब्रिलियंट माइंड सेट है वो तो यूपीएससी की तैयारी करने में 10 साल बर्बाद कर देते। हाँ, 10 साल बर्बाद करना बहुत गलत है। अगर आपके अंदर वो एपेटाइट है, वो कैलिबर है, तो आप एक बार में निकालिए ना यूपीएससी, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 बार ले लीजिए। वो गलत है मेरे हिसाब से कि आप 5-5, 6-6 साल लगा रहे हो। तो इतने टाइम में अगर आप किसी और चीज़ को अगर इतना अहमियत देते, इतना टाइम लगाते, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते सोसाइटी की, आपने 5 साल में जितना आपने पढ़ाई पे फोकस किया, उतना फोकस किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता था। जो हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, उसमें से जो बच्चे रादर देन कि वो फॉरेन चले जा रहे हैं, रादर देन कि वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ टेंड करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही क्यों है, हर इंस्टीट्यूट से क्यों ना एंटरप्रेन्योर निकले। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको आईआईएम और आईआईटी से ही एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, हर जगह से एंटरप्रेन्योर निकलने चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट अगर डेवलप करना है तो वो बेस से बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको आईआईटी में ही जाना तभी आप एंटरप्रेन्योर के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। आप कहीं से भी आप कोशिश कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम्स को और उनको सोल्व करना शुरू कीजिए। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस क्या है? आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड मेकिंग द सोसाइटी ए बेटर प्लेस, और उससे साथ के साथ अर्न भी करना, क्योंकि अगर आप अर्न नहीं करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं? यदि हम बात करें ऐसे इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर दराज में जो इलाके हैं उनमें, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, मतलब 3 साल जो मैं समझ पाया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रह के, उनका एक पैटर्न बन चुका है जो उन्होंने डेवलप कर लिया है कि एक तरीके से पढ़ाना है, मतलब सिलेबस कंप्लीट कराना है, और एक पुराना जो लेक्चर बेस्ड मेथड है उसी को मोस्टली फॉलो किया जा रहा है आज भी। तो एनईपी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनके माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए कि जो नए वाला मेथड है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में बात करती है, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट वुड बी बेटर। तो वो जो माइंडसेट शिफ्ट है एग्जिस्टिंग टीचर्स का, वो थोड़ा सा मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है जितना मैं समझ पाया।
जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको लगता है कब तक 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगी? नहीं देखिए, इस पे मैं तो कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा कि 100% कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बट हाँ डायरेक्शन सही है ये मैं कह सकता हूँ। और आई थिंक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसका कभी मतलब आप ये नहीं कह सकते आज 100% इम्प्लीमेंट हो गई है, वो डे कभी नहीं आएगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये रेवोल्यूशन है, चेंज है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। तो वो चेंज तो चलता रहेगा, और वो एनईपी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में हमारा एजुकेशन सिस्टम मूव हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर फॉर दिस एपिसोड। आप आए, आपने इतनी सारी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की, होपफुली लोगों को पसंद आएंगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नवोदय के साथ आपका। अभी आप उसमें हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी हम शायद फिर कभी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिले। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आप मुझे दोबारा बुलाइएगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या रहेगा नए एजुकेशन में, जो कि हमारी डिस्कशन भी हो रही थी। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं फ्यूचर भी। आप जब भी चाहें आप मेरे से टाइम ले सकते हैं, और आई विल बी देयर टू रिकॉर्ड। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे नवोदय के बारे में। मेरा मन था कि हम एआई के बारे में बात करें, क्योंकि मतलब एआई जो है सोसाइटी में, उसने हर इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया है। एजुकेशन में चेंज कर दिया, लोगों को पूरा माइंड सेट को चेंज कर रहे। तो मतलब वो अब भी सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या उसको और प्रमोट करना चाहिए, या फिर उसका एक हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि कहाँ तक उसको यूज करना है। रियली आई वुड लव टू टॉक अबाउट एआई एंड स्टफ लाइक दिस। सो होपफुली हम फ्यूचर में इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सर। श्योर, थैंक यू सो मच। हाय, आई एम राज सत्यन। I love to know about your view for this episode. Please like, share, and subscribe this channel, Navodaya Stocks, and connect with us for a future episodes as well. Thank you.